हिंदी अध्याय 331 कौन। दिन के अंत में माइकल ने लाइब्रेरियन को वह कागज का टुकड़ा दिखाने का फैसला किया जो उसने अपने भाई को दिखाया था। इसके दो कारण थे। सबसे पहले माइकल को टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में और अधिक जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। वह उस प्रश्न का उत्तर पाना चाहता था जो टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन को खोजने के बाद से ही उसके मन को परेशान कर रहा था। टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन कितना खतरनाक है। माइकल ये जानना चाहता था कि टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन पर हमला करने के लिए उसे कितना अधिक शक्तिशाली बनना होगा और टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन के अंदर उसे किस प्रकार के खजाने मिल सकते हैं। वह इतना उत्सुक था कि दूसरों से मदद मांगे बिना नहीं रह सका। दूसरी बात, माइकल को अपने अत्यधिक सोचने की आदत के कारण खुद से नफरत थी। भले ही माइकल को टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन में दिलचस्पी हो जाए, फिर भी बरसेरकर लाइब्रेरियन उसके खिलाफ कुछ खास नहीं कर सकता था। केवल माइकल को ही भूले हुए मंदिर के स्थान का पता था और वह अनछुए जंगल में इकलौता लॉर्ड था। अन्य मानव लॉर्ड्स की तो बात ही छोड़िए, माइकल ने अनछुए जंगल में किसी अन्य लॉर्ड को देखा भी नहीं था सिवाय गोगी लॉर्ड के, जिसका बहुत समय पहले सफाया हो चुका था। भले ही बरसेरकर लाइब्रेरियन को अपने प्राचीन खंडहर में दिलचस्पी हो, लेकिन इस समय उसके द्वारा कोई कार्रवाई करने की संभावना नहीं थी, खासकर तब जब अंतरआयामी ध्वज युद्ध शुरू होने वाला था और टेकोर जाति का खतरा अभी भी मौजूद था। जब बरसेरकर लाइब्रेरियन ने कागज के उस टुकड़े को देखा तो वह उसके विशाल हाथों में छोटा सा लग रहा था। अक्षरों को अपने दिमाग में बिठाते हुए उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। मुझे ये भाषा नहीं आती। मैं इसके कुछ हिस्सों का अनुवाद कर सकता हूँ, लेकिन इसका कोई खास अर्थ नहीं निकलता। यह अधूरा सा लगता है। लाइब्रेरियन ने अपना सिर झुकाकर अक्षरों को अलग कोण से देखते हुए कहा। ये किसी प्रकार की मूल भाषा है, लेकिन यह उन सबसे पुरानी किताबों से भी कहीं अधिक पुरानी है जो मैंने ब्लड असुरा कालकोठरी से बरामद की है। लाइब्रेरियन ने माइकल को घूरते हुए कहा। उसकी भौहें पहले से भी ज्यादा तन गई थीं। मुझे नहीं लगता कि तीसरी मंजिल पर रखी भाषा की किताबें आपकी मदद करेगी। मैं उन्हें आपको दे सकता हूं, लेकिन उनसे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। प्राचीन खंडहरों पर हुए हमलों के रिकॉर्ड शायद मददगार साबित हो सकते हैं। लाइब्रेरियन अचानक रुक गया। वह चिढ़ गया और गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। जब तक आप एक दिव्य प्राणी न बन जाएं, तब तक इस प्राचीन खंडहर में प्रवेश न करें। माइकल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बरसेरकर की बात सुनकर क्राफ्टविटन भी खुद को रोक नहीं पाया और अचानक बोल पड़ा, हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और माइकल द्वारा साझा किए गए कागज के टुकड़े पर भी एक नजर डाली। वह माइकल से एक दिव्य जीवन रूप बनने के लिए कह रहा था, एक ऐसा प्राणी जिसकी जीवन शक्ति 7वें स्तर पर पहुंचने के परिणामस्वरूप दूसरी बार विकसित हुई थी। बरसेरकर लाइब्रेरियन ने उसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले ऐसा अस्तित्व बनने के लिए कहा था। यह पागलपन था, या माइकल ऐसा ही कहता अगर उसे भी कुछ इसी तरह की आशंका न होती। जब से लिलिका ने उसे बताया था कि किसी प्राचीन खंडहर में इस्तेमाल होने वाली भाषा ही उसके खतरे का स्तर निर्धारित करती है, माइकल को भूले हुए मंदिर के बारे में आशंका सता रही थी। हालांकि ये बताया जाना कि भूले हुए मंदिर में प्रवेश करने से पहले उसे एक दिव्य प्राणी बनना होगा, केवल इसके बारे में सोचने से कहीं अधिक अलग था। पुष्टि मिलना उसके लिए वास्तविकता का एक जोरदार थप्पड़ जैसा था। माइकल को बहुत देर बाद एहसास हुआ कि क्राफ्टविटन उसके हाथों में आए कागज के टुकड़े को खाली निगाहों से घूर रहा था। बूढ़ा आदमी बरसेरकर लाइब्रेरियन की बातों से इतना हैरान था कि उसने माइकल के व्यवहार पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि माइकल की चीज को देखना असभ्य व्यवहार था। पत्रों को घूरते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसकी हैरानी की जगह घोर भ्रम ने ले लिया। माइकल ने चेहरे पर अजीब सी शांति लिए हुए कागज का टुकड़ा उठाया। लगता है अब मुझे तुम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। आखिर तुमने कहा था कि हम सहयोगी हैं। उनकी आवाज में अजीब सी शांति थी जब उन्होंने आगे कहा, मैंने एक बार तुम पर भरोसा करने का फैसला किया था। लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल शांत नहीं थीं। उनमें क्रोध की धधकती आग साफ दिखाई दे रही थी। क्राफ्टविटन को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। वह माइकल से उम्र में बड़ा और ताकतवर हो सकता है, लेकिन मेकू में उसका मिशन ये सुनिश्चित करना था कि माइकल को कुछ भी बुरा न हो और उसके मामलों में किसी भी तरह से दखल न देना था। माइकल से नजरें मिलते ही क्राफ्टविटन को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। माइकल के आखिरी शब्द एक चेतावनी थे, लेकिन उनकी निगाहें एक वादा थीं। अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन को कुचल दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी आत्मा भी ओलंपस को बेचनी पड़े। माइकल की आंखों में मानो चीख थी। कम से कम क्राफ्ट को तो यही लग रहा था जब वह माइकल की आंखों में घूर रहा था।
यह एक अशुभ संकेत था। माइकल ने बूढ़े आदमी से मुंह फेर लिया और एक बार फिर लाइब्रेरियन पर ध्यान केंद्रित किया। वह शायद भूले हुए लोगों के मंदिर में इस्तेमाल होने वाली भाषा के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम न हो, लेकिन वह अपने अंतिम लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता अपना सकता है। क्या पुस्तकालय में अन्य युगों की भाषा संबंधी पुस्तकों की प्रतियां मिलती हैं? कई जागृत लोगों को अन्य भाषाएं सीखनी चाहिए ताकि वे किसी प्राचीन सभ्यता या प्राचीन खंडहरों का सामना कर सकें। इसलिए आपके पास बेचने के लिए या कम से कम पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें तो होनी ही चाहिए, है ना? क्या कोई योद्धा इन पुस्तकों को खरीद सकता है, या मुझे भी इन्हें खरीदने के लिए चैंपियन होना पड़ेगा? माइकल ने कागज के टुकड़े को वापस अपने स्थान पर रखते हुए लाइब्रेरियन से पूछा। प्राचीन खंडहरों पर हुए हमलों के रिकॉर्ड भी बहुत दिलचस्प हैं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं उनका अध्ययन करना चाहूंगा, उन्होंने सावधानीपूर्वक कहा। लाइब्रेरियन ने माइकल को देखकर मुस्कुराया। उसने उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। तुम तो बड़े दिलचस्प हो, नन्हे स्वामी। मुझे आश्चर्य है कि तुम बैटल एक्सचेंज में कितनी दूर तक जा पाओगे। ये साल शायद हमेशा से कहीं ज्यादा दिलचस्प होगा, उसने माइकल के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट करने से पहले कहा। आमतौर पर आप किताबें तभी खरीद सकते हैं जब आप चैंपियन परिवार के सदस्य हों, लेकिन मैं आपके लिए एक अपवाद बना रही हूं। मुझे बताएं कि आप कौन सी किताबें पढ़ना चाहते हैं, लाइब्रेरियन ने कहा, जिससे माइकल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये डुप्लीकेट प्रतियां भौतिक रूप में हैं, है ना? लाइब्रेरियन द्वारा उसके सामने प्रकट की गई सूची पर एक नज़र डालने के बाद माइकल ने पूछा। बिल्कुल, नहीं तो आप उन्हें ओरिजिन एक्सपेंस के अंदर नहीं ले जा पाएंगे। तो फिर मैं ये सारी किताबें लेना चाहूंगा, माइकल ने उन किताबों की सूची देखने के बाद कहा जिनमें उसकी रुचि थी, और यह सूची काफी लंबी थी क्योंकि वह उन सभी को लेना चाहता था। कुछ मिनट पहले मिली बुरी खबर के बावजूद माइकल उत्साहित था। वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा था। उसकी गति भले ही बेहद धीमी हो, लेकिन वह प्रगति कर रहा था। यह अपने आप में काफी मायने रखता था। जी हाँ, बिल्कुल। रुकिए, आपने कहा कि उन सभी से? लाइब्रेरियन ने पूछा। उसका सौम्य चेहरा एक बार फिर गहरी भौहों में बदल गया। चाहे वह किसी भी नजरिए से देखे, उसके सामने बैठा नन्हा सा इंसान हमेशा नए नए आश्चर्य लेकर आता था। ये काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन साथ ही ताजगी भरा भी। आपको पता है ना कि इस सूची में भाषा से संबंधित 1000 से अधिक पुस्तकें हैं। आपको ये भी पता है ना कि मैं कोई दान पुण्य संस्था नहीं चला रहा हूं, और आपको इनके लिए भुगतान करना होगा, है ना? बेशक मैं भुगतान करूंगा, माइकल ने तुरंत कहा। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उत्साह में वह एक महत्वपूर्ण बात भूल गया था। अपने सिर के पिछले हिस्से को सहलाते हुए उसने कहा, लेकिन क्या मैं किश्तों में भुगतान कर सकता हूं? शायद मैंने पहले ये पूछे बिना ही बहुत ज्यादा खर्च कर दिया कि मुझे कितना भुगतान करना है। खैर, मेरे पास ट्राइटन क्रेडिट भी नहीं है, लेकिन क्या मैं ओरिजिन एक्सपेंस से आइटम लेकर ट्राइटन क्रेडिट के बदले उनका इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या ये संभव नहीं है? तुम्हारे पास ट्राइटन क्रेडिट्स भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बरसेरकर लाइब्रेरियन धीरे धीरे अपना धैर्य खो रहा था। उस छोटे से इंसान के बारे में उसकी अच्छी राय थी, लेकिन उसका अचानक से किया गया ये मूर्खतापूर्ण रवैया समझ से परे था। ये बात उसे परेशान कर रही थी, और कोई भी बरसेरकर परेशान होना पसंद नहीं करता। लेकिन लाइब्रेरियन अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि माइकल ने एक सुनहरी मुहर वाला काला स्क्रॉल और एक लाल गोली निकाली, जिससे आसपास का तापमान बढ़ गया। क्या बेहतर है, शरीर को मजबूत करने वाली गोलियां, या पौराणिक आह्वान के लिए इस्तेमाल होने वाले स्क्रॉल? या फिर आप ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां, या शायद योद्धा ज्ञानोदय औषधि लेना चाहेंगे? माइकल ने चमकती आंखों से पूछा। शुरू में वह इतने सारे गुप्त राज खोलना नहीं चाहता था। हालांकि जैसे जैसे उसने बरसेरकर लाइब्रेरियन से बात की, ये स्पष्ट होता गया कि लाइब्रेरियन साधारण नहीं था। लाइब्रेरियन न केवल संभवतः टियर 6 लॉर्ड था, बल्कि उसने ब्लड असुरा डंजन का भी जिक्र किया। माइकल को कालकोठरियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने ब्लड असुरा कालकोठरी के बारे में बहुत कुछ सुना था। ट्राइटन गठबंधन के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने ब्लड असुरा कालकोठरी पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेनाएं एकजुट की थीं। कालकोठरी में कई लोग मारे गए। केवल सबसे शक्तिशाली ही जीवित बचे, और वे आने वाले वर्षों में और भी अधिक शक्तिशाली होते चले गए। माइकल चाहे जिस नजरिए से इस स्थिति को देखे, बरसेरकर लाइब्रेरियन साधारण नहीं था। क्राफ्ट विटन ने भी शायद ये बात समझ ली थी। इसलिए माइकल ने अपने कुछ तुरुप के पत्ते खोलने का फैसला किया।
हो सकता है कि वह बातूनी लाइब्रेरियन के साथ अपने नए संबंध का उपयोग करके बरसेरकर जाति के साथ कोई समझौता कर ले। वह बच्चा कौन है? बरसेरकर लाइब्रेरियन ने क्राफ्ट विटन से पूछा। बैटल एक्सचेंज के प्रतिभागियों के लिए किसी के साथ होना पहले से ही दुर्लभ था और माइकल के पीछे एक शक्तिशाली व्यक्ति परछाई की तरह चल रहा था। इसके बावजूद माइकल और क्राफ्ट के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं दिख रहे थे। वास्तव में वे एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। ये बात बरसेरकर लाइब्रेरियन को आखिरी कुछ मिनटों की बातचीत में पता चली। लेकिन अगर ऐसा होता भी तो भी लाइब्रेरियन अपने सवाल को दोबारा दोहराने से खुद को रोक नहीं पाता। वो बच्चा कौन है? माइकल। व्यवसाय। माइकल के पुस्तकालय से चले जाने के बाद लाइब्रेरियन चिढ़ भी गया और उत्सुक भी। पता नहीं कैसे प्राचीन खंडहरों और पुरानी भाषाओं के बारे में उस नन्हे बच्चे के सवाल और अनुरोध एक व्यापारिक सौदे और भविष्य में आदान प्रदान के प्रस्ताव में बदल गए थे, और उसे ये भी नहीं पता था कि ऐसा कैसे हुआ। ये दिलचस्प तो था, लेकिन उसे ऐसा भी लगा जैसे उसे गुमराह किया गया हो, और वह भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी उम्र उसकी उम्र के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं थी। यही बात लाइब्रेरियन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। शायद मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। उसने अपने हाथों में पड़ी 3 शरीर को मजबूत करने वाली गोलियों, एक योद्धा ज्ञानवर्धक औषधि और 2 पौराणिक आह्वान स्क्रॉल पर नजर डालते हुए बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे गोलियां और औषधि प्रयोगशाला में भेज देनी चाहिए। तारांकन। माइकल को अपने वॉर रूम के स्टोरेज स्पेस में भाषा से संबंधित 1000 से अधिक पुस्तकों के होने से काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसे पढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी, और न ही उसने शुरू से ही ऐसा करने की योजना बनाई थी, कम से कम पारंपरिक तरीके से तो बिल्कुल नहीं। माइकल भाषा से संबंधित 1000 पुस्तकों से ज्ञान के छोटे छोटे अंश निकालता था ताकि वह ज्ञान को आत्मसात कर सके और उसे तुरंत अपने दिमाग में अंकित कर सके। इससे उसके दिमाग पर थोड़ा बोझ तो पड़ता था, लेकिन पुस्तकों को बार बार पढ़कर उनकी सामग्री को ठीक से समझने की तुलना में ये कहीं अधिक कारगर तरीका था। दूसरे स्तर के सीसुरियम मेंटा से लेस्टियर 2 लॉर्ड होने के बावजूद माइकल एक बार में पढ़ी हुई हर चीज को याद और समझ नहीं पाता था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि एलिस ऐसा कर पाएगी। शायद वह याद कर लेगी, लेकिन अपरिचित किताबों को एक बार पढ़ने के बाद जटिल भाषाओं को समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था अगर एक्सट्रैक्शन जैसी तकनीक मौजूद न होती। पिलोक की लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन से हुई मुलाकात से माइकल संतुष्ट था। फिर भी वह थका हुआ था। उसके दिमाग के पुर्जे बहुत देर तक लगातार चलते रहे थे। अब उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत थी। हालांकि क्राफ्ट विटन ने इसकी अनुमति नहीं दी। वह काफी देर तक माइकल को घूरता रहा, उसके होठों से अनगिनत सवाल निकलने को बेताब थे। आप बरसेरकर के साथ मिथिक समनिंग स्क्रॉल का आदान प्रदान क्यों करेंगे? बदले में अधिक गोलियां और औषधि क्यों नहीं देंगे? मिथिक समनिंग स्क्रॉल बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल और वॉरियर एनलाइटनमेंट पोशन से कहीं अधिक मूल्यवान होना चाहिए, क्राफ्ट ने पिलोक की गलियों से गुजरते हुए टिप्पणी की। माइकल ने दाईं ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके लिए मिथिक समनिंग स्क्रॉल वास्तव में इतने दुर्लभ नहीं थे। उन्हें बनाने के लिए बस बहुत सारे शवों की आवश्यकता होती थी जिन्हें निकाला जा सके। एक मिथिक समनिंग स्क्रॉल बनाने के लिए 10,000 समनिंग स्क्रॉल फ्रैगमेंट पर्याप्त थे। इस बीच उसके पास मौजूद गोलियां और औषधियां अधिक मूल्यवान थीं। माइकल के पास अभी तक पर्याप्त सामग्री नहीं थी। वास्तव में उसके क्षेत्र में ही सामग्री की सबसे अधिक कमी थी। यही कारण था कि उसने केवल कुछ गोलियां और केवल एक औषधि सौंपी। लेकिन वह ये बात क्राफ्ट विटन को बताना नहीं चाहता था। क्या आपको नहीं लगता कि लाइब्रेरियन के साथ अच्छे संबंध रखना बेहतर है? वह आपसे ज्यादा ताकतवर है और उसने मेरी मदद की, जबकि मैं उसके लिए नहीं, मैं था एक अजनबी था, माइकल ने इसके बजाय कहा। क्या इसलिए तुमने बरसेरकस को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया? क्राफ्ट विटन ने पूछा, उसकी आवाज में उसके अंदरूनी भाव झलक रहे थे। माइकल ने अपनी भौहें उठाईं और सीधे उस बूढ़े आदमी को घूरने लगा, जिसने भी उसे घूरकर जवाब दिया। तुम बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन के साथ सौदा कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने शांत भाव से पूछा। शरीर को मजबूत करने वाली गोलियां, पौराणिक आह्वान के स्क्रॉल, ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां और योद्धाओं को ज्ञान देने वाली औषधियां। इनमें से प्रत्येक वस्तु की कीमत बहुत अधिक है और इनकी मांग भी बहुत है। यदि तुम उन्हें उनकी मांग के अनुसार संसाधन उपलब्ध करा सको तो हर सरदार तुम्हारे पीछे दौड़ पड़ेगा और तुम्हें प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करेगा। क्राफ्ट विटन को माइकल की हरकत से न तो जलन हुई और न ही गुस्सा आया, बल्कि इसके विपरीत हुआ।
माइकल को लगा कि पिलोक पहुंचने के बाद से ही उस बूढ़े व्यक्ति की उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ गई है और वह माइकल को एक पूर्ण विकसित वयस्क मानने लगा है। खैर, असल में ये बहुत आसान है, माइकल ने कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे लगता है कि बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस मुझे मेरे क्षेत्र में मिलने वाली कुछ सबसे कीमती चीजों के बारे में बताने के बदले में बहुत कुछ दे सकते हैं। ये किताबें सैफार लाइक मिलिट्री अकादमी में मिलने वाली अधिकांश किताबों से कहीं अधिक मूल्यवान हैं, और मैंने कुछ गोलियों, एक औषधि और 2 स्क्रॉल के बदले में 1000 से अधिक किताबें हासिल कर लीं। लेकिन जाहिर है, मैंने सिर्फ इतना ही नहीं पाया। माइकल के होठों का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया और उसकी आंखों की चमक और भी तेज हो गई। मैंने बरसेरकर जाति के एक शक्तिशाली सदस्य को अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया। मैंने उन्हें कुछ सामान दिखाया जिसकी शायद उन्हें जरूरत है ताकि उनके लोग ओरिजिन एक्सपेंस में जीवित रहने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो सके और संभवतः अपनी लौट शक्तियां भी बरकरार रख सकें। इसके अलावा मैंने लाइब्रेरियन को यह भी दिखाया कि मैं उनकी उदारता का फायदा नहीं उठा रहा हूं। मुझे पता है कि उन्हें मुझे भी किताबें बेचने की कोई जरूरत नहीं थी जो मैंने अभी खरीदी हैं। वास्तव में ये कानून के खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि केवल चैंपियन या उससे उच्च पद वाले मूल निवासियों को ही ये किताबें खरीदने की अनुमति है। जैसे जैसे माइकल बोलता गया, उसकी पतली सी मुस्कान चौड़ी होती गई और अंत में जब वह अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसकी मुस्कान जीवंत हो उठी। कुल मिलाकर मुझे एक शानदार सौदा मिला है, एक ऐसा सौदा जो बरसेरकस के साथ एक दीर्घकालिक व्यापारिक उद्यम बन सकता है, शायद वॉरलॉक सेंटोस के साथ भी, जब उन्हें मेरे माल के बारे में पता चल जाएगा। तब तक मैं अपने लाभ का पूरा फायदा उठाकर सारा मुनाफा कमा सकता हूं। माइकल को और भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन उसने कुछ स्पष्ट तथ्यों को छुपाए रखा। बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन माइकल के रसायन शास्त्रियों को गोलियों और औषधियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकता था। लगभग कोई भी इंसान ऐसा करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि मानव जाति के अधिकांश क्षेत्र या तो बंजर भूमि, अनुत्पादक बर्फीले या रेगिस्तान थे। माइकल को गोलियों और औषधियों को बनाने के लिए आवश्यक दुर्लभ पौधों और जड़ी बूटियों को उगाना लगभग असंभव था। वह बाजार को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि वह निश्चित रूप से कह सकता था कि इस मामले में बरसेरकस एक बेहतर साझेदार साबित होंगे। क्राफ्ट विटन को भी इस बात से सहमत होना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे यह पसंद था। क्राफ्ट ने निष्कर्ष निकाला कि माइकल ने व्यापार और सामाजिक मेलजोल के बारे में पर्याप्त शोध किया था, अन्यथा वह ये नहीं समझा सकता था कि पिलोक पहुंचने के 12 घंटे से भी कम समय में माइकल ने इतने सारे महत्वपूर्ण संपर्क कैसे बना लिए। माइकल ने थोड़े समय में बहुत कुछ सीखा। ये युवा लॉर्ड के लिए एक मूल्यवान अनुभव था, जो क्राफ्ट विटन के शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक परिपक्व प्रतीत होता था। दिलचस्प बात यह है कि क्राफ्ट विटन का माइकल का विश्लेषण पूरी तरह सही नहीं था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि माइकल बरसेरकस से दुर्लभ पौधे और जड़ी बूटियों जैसे सस्ते संसाधन प्राप्त करना चाहता था। हालांकि माइकल की योजना बिल्कुल इसके विपरीत थी। उसे सामग्री खरीदने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लिलिका ने उसकी मदद करने का वादा किया था। वह वन एल्व्स के बुजुर्गों से बात करके दुर्लभ पौधों को उगाने और प्रकृति का लाभ उठाने के मामले में सर्वोत्तम वातावरण और ज्ञान रखने वाले वन एल्व्स से बड़ी मात्रा में सामग्री प्राप्त करेगी। लिलिका किसी और की तुलना में कहीं अधिक रसायन शास्त्र सामग्री जुटा सकती थी। हालांकि बरसेरकस और वॉरलॉक सेंटोस उसके लिए कुछ और भी कर सकते थे। उनके मुख्य प्रजनन स्थल मैदानों, पहाड़ों और सवाना क्षेत्रों के पास थे। वे माइकल को हर तरह के अयस्क, लोहार के नुस्खे और नाम वाले सम्मानित स्क्रॉल प्रदान कर सकते थे, अधिमानतः लोहार से संबंधित। माइकल ने बरसेरकस और वॉरलॉक सेंटोस के बारे में काफी शोध किया, और उसने अफवाहें सुनी थी कि कुछ बरसेरकस 2 स्टार वेपनस्मिथ समनिंग स्क्रॉल और इसी तरह के नेम समनिंग स्क्रॉल प्राप्त करने में सक्षम थे। माइकल इन सभी चीजों को अपने भूमिगत गढ़ाई हॉल का विस्तार करने के लिए हासिल करना चाहता था, जिससे हथियारों का उत्पादन बढ़ सके। इससे वन एल्फ जनजाति के साथ लेन देन से उसे अधिक लाभ होगा। एक बार वन एल्फ का सामान उसके कब्जे में आ जाने पर माइकल विभिन्न प्रकार की गोलियों और औषधियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता था, अपने लोगों को हर तरह के हथियार और संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना सकता था, और साथ ही बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन को कृषि संबंधी ब्लूप्रिंट बेचकर भारी मुनाफा कमा सकता था। माइकल की योजना अपने क्षेत्र को केंद्र में रखते हुए विकास का एक अंतहीन चक्र बनाने की थी, और बरसेरकस से निपटने के एक कदम और करीब आने के विचार ने उसे थोड़ा उत्साहित कर दिया था। बरसेरकस और वॉरलॉक सेंटोस के साथ एक विशेष समझौता करने की संभावना पर वह मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया।
संभवतः वह अगले कुछ महीनों में उनका विश्वास भी जीत सकता था ताकि बरसेरकर जाति अपने कुछ जागृत सदस्यों को उसके क्षेत्र में भेज दे जो उसके अधीनस्थ के रूप में काम करते हुए उससे सौदे करते रहें। अंतरायामी ध्वज युद्ध समाप्त होने के बाद माइकल को एक बार फिर मेकू को छोड़ना पड़ेगा। वह सैफाइलेक सैन्य अकादमी लौट जाएगा, जिसका अर्थ है कि वास्तविक दुनिया में या उत्पत्ति विस्तार में किसी को उसके पीछे जाना होगा ताकि बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस के साथ व्यापार जारी रखा जा सके। बेशक माइकल को अभी इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो उत्साहित था और उसका मूड अच्छा था। वह थोड़ा थका हुआ जरूर होगा, लेकिन अपने प्रयासों के बदले उसे नए संपर्क और ढेर सारी किताबें मिलीं। यह एक घटनापूर्ण दिन था और अब जाकर उसने खुद को थोड़ा आराम करने की इजाजत दी। होटल लौटने के बाद माइकल पहली बार अपने कमरे में गया, लेकिन उसने होटल में सोने में समय बर्बाद करने के बजाय ओरिजिन एक्सपेंस में स्थित वुडन मैनर में सोने के लिए प्रवेश किया। अपने कमरे में नर्म गद्दे पर गिरने के बाद उसने जोर से जम्हाई ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह अपने मन में कौंधते एक विचार के साथ गहरी नींद में सो गया। मुझे आश्चर्य है कि अगले कुछ दिनों में क्या होगा, नहीं हफ्तों में क्या होगा। उसके बाद अंधेरा उसे एक बिछड़े हुए दोस्त की तरह गले लगा लिया और वह सो गया। माइकल सामान्य से कहीं अधिक देर तक सोया, इसलिए जब वह उठा तो वह ऊर्जावान और मुकाबले के लिए तैयार महसूस कर रहा था। हालांकि बाहर भागने के बजाय माइकल ने कल खरीदी गई किताबें वापस ले लीं। उसने एक्सट्रैक्शन नामक गेम खोला और किताबों के भीतर मौजूद ज्ञान के अंशों को निकालना शुरू कर दिया। पुस्तकों की विषय वस्तु और ज्ञान को धीरे धीरे निरंतर रूप से एक एक करके निकाला गया। वो पृष्ठों को फाड़ने से बचने के लिए सावधानी बरत रहा था, जिसका अर्थ था कि उसने अगले 4 दिन उत्पत्ति विस्तार में अनगिनत ज्ञान के अंशों को निकालने में बिताए, जिन्हें उसने तुरंत ग्रहण कर लिया। उसके दिमाग में उमड़ रही सूचनाओं और ज्ञान की मात्रा चौंका देने वाली थी, लेकिन साथ ही बेहद रोमांचक भी। माइकल ने 3 नई भाषाएं सीखीं, लिखित और मौखिक, और वह धीरे धीरे भाषाओं के बीच संबंध समझने लगा। सीखी हुई भाषाओं की उत्पत्ति को समझना बेहद दिलचस्प था और इससे वह अपने अंतिम लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच गया। कम से कम माइकल को तो यही महसूस हुआ। उसे पूरा यकीन था। अब जब ओरिजिन एक्सपेंस में 4 दिन बीत चुके थे, माइकल या तो बचे हुए 5 दिन ओरिजिन एक्सपेंस के बाहर बिता सकता था या समय के अंतर का फायदा उठाकर अगले 10 दिन ओरिजिन एक्सपेंस में बिता सकता था। उसने बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस के बारे में बहुत कुछ सीखा था और उसे लगा कि उनकी रणनीतियों, ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करके वह बहुत कुछ सीख सकता है। माइकल अपने शरीर को निखारने और साथ ही कई अन्य कार्यों में व्यस्त था, लेकिन फिर भी वह इतना उत्साहित था कि खाली नहीं बैठ सकता था। थाओर और अन्य बरसेरकर्स के खिलाफ रोमांचक लड़ाइयों की तुलना में पिछले 4 दिन काफी उबाऊ रहे थे। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए, माइकल ने मन ही मन बुदबुदाया। वन एल्फेल्डर्स के साथ बातचीत कर रही लिलिका से लंबी बातचीत के बाद उन्होंने उस क्षेत्र में अपना काम समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने ओपर्स, लियोफार्म और टियारा द्वारा सुझाई गए विकास योजनाओं को मंजूरी दी और रूनिक गेट के रास्ते अपने क्षेत्र से बाहर निकल गए। माइकल अपने आरामदायक होटल के कमरे में लौट आया, जहां वह पिछले 2 दिनों में प्राप्त संदेशों को पढ़ते हुए अधिक आराम महसूस करने के लिए अपने बिस्तर पर कूद गया। पहली बात तो ये थी कि एलिस ने उसे एक छोटा सा संदेश भेजा था। उसने पूछा था कि वह कैसा है और क्या कर रहा है। उसका संदेश अनौपचारिक था और इससे माइकल को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या फ्रोजन डचेस उसे अपना शिष्य या छात्र मानने के बजाय एक मित्र मानती है। माइकल को इस बात से कोई बुरा नहीं लगा कि उसके साथ एक साधारण छात्र की बजाय एक दोस्त की तरह व्यवहार किया जा रहा है। वास्तव में ये बहुत बेहतर था। उसने उसके सभी सवालों के जवाब में उसे एक संक्षिप्त उत्तर भेजा। फिर माइकल ने उससे पूछा कि वह कैसी है और पिलोग पहुंचने के बाद उसे अब क्या करना है। उसके सवाल वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं थे, वे बस कुछ बेतुकी बातें थीं जिनका जवाब देना एलिस के लिए जरूरी नहीं था। फिर भी माइकल ने अगली बातचीत शुरू करने से पहले विनम्रता दिखाने की कोशिश की। क्राफ्ट विटन बार्थोलोम्यू, आपकी वजह से मैं बहुत व्यस्त रहा हूँ। ओरिजिन एक्सपेंस से वापस आने पर मुझे मैसेज करना, मैं आपसे मिल लूंगा। अगर आप पिलोक में अकेले घूमना चाहें तो मुझे पहले से बता देना। मैं आपका पीछा नहीं करूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप मुझे बता दें कि आप कहां जा रहे हैं। इससे अगर कुछ होता है तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। किसी तरह उस बूढ़े आदमी की आवाज उसे एक स्नेही दादाजी जैसी लगी। उसका कोई दादाजी नहीं था, लेकिन क्राफ्ट विटन शायद उसके सबसे करीब थे। और यह बात उसे बुरी भी नहीं लगी।
बल्कि इसके विपरीत माइकल को उनके दिल की गर्माहट बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा कालेब, लिंकन और जीक ने भी उसे मैसेज किया था। वे जानना चाहते थे कि वह कहाँ है और क्या वह अखाड़ों में कुछ बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस को चुनौती देना चाहता है। और फिर एनाबेल क्लेयर और बर्बर दंपति ने उनसे पूछा कि बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस से मिलना कैसा रहा और क्या उन्होंने ठीक वैसे ही व्यवहार किया जैसा कि सभी ने उनका वर्णन किया था। माइकल ने कालेब और बाकी लोगों को जवाब देने से पहले उनके संदेहों का उत्तर दिया। उसने उन्हें बताया कि वह पुस्तकालय के पास वाले अखाड़े में जाएगा। तभी उसने देखा कि उसे एक अज्ञात खाते से एक और संदेश प्राप्त हुआ है। अज्ञात, मैं थाओ हूँ। उठो और अखाड़े में आओ। हम कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे साथी ज्यादातर घमंडी और निकम्मे हैं। क्यों न तुम ही यहाँ आ जाओ, वरना हो सकता है कि मैं युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्हें अपाहिज कर दूं। संदेश देखकर माइकल ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। उसे नहीं पता था कि थाओ को उसकी संपर्क जानकारी कैसे मिली, लेकिन मिल गई थी। वह बिस्तर से उठा और अपने कमरे से निकलते हुए थाओ को एक संदेश भेजा। माइकल फैंक, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम उनकी हड्डियां तोड़ दो या उन्हें अपाहिज कर दो। अगर वे तुम्हें परेशान करते हैं तो करो। इसका मतलब है मेरे लिए कम प्रतिस्पर्धा और तुम्हारे लिए ज्यादा मुसीबत। सभी संदेश पढ़ने के बाद माइकल ने स्टारनेट मैसेंजर बंद कर दिया। फिर वह उलरान अखाड़े की ओर बढ़ा, जहां उसकी मुलाकात थाओ और अन्य लोगों से पहले हुई थी। अगर कोई परेशानी न भी होती तो भी माइकल थाओ और बाकी लोगों से मिलने जरूर जाता। उसे बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस की युद्ध शैली के बारे में कुछ शंकाएं थीं, और वही युद्ध शुरू होने से पहले उनका थोड़ा और विश्लेषण करना चाहता था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मेखाज एक चैंपियन था और थाओ पूर्व चैंपियन था। दोनों ही तीसरे वर्ष के छात्रों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। केवल किलियन ज़्यूस, उसके अधीनस्थ और इसी तरह की उच्च स्तरीय युद्ध क्षमता वाले अन्य प्रतिभाशाली छात्र ही उससे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि इसका श्रेय उनके तीसरे स्तर के शिखर पर स्थित अत्यधिक परिष्कृत युद्धरून को भी जाता था। थाओ और मेखाज शायद मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हैं। पता नहीं मुझे बैटल एक्सचेंज के दौरान उनसे भिड़ना पड़ेगा या नहीं, माइकल ने मन ही मन सोचा। वह उलरान अखाड़े के सामने पहुंचा और अंदर चला गया। अखाड़े में कदम रखते ही माइकल तनावग्रस्त हो गया। जले हुए मांस की गंध हवा में फैली हुई थी और उसके सामने मौजूद लोगों की फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंच रही थी। क्या सभी मनुष्य इतने निर्दयी होते हैं? उनका सम्मान कहाँ गया? क्या वे सम्मान का अर्थ भी जानते हैं? एक वॉरलॉक सेंटोर ने गुस्से से भरी आवाज में पूछा। भले ही ये इंसान कितने भी शक्तिशाली हो, वे जरा भी सम्मान के लायक नहीं हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई? वॉरलॉक सेंटोर के बगल में खड़ा बरसेरकर गुर्राया और आगे बढ़ते हुए एक विशाल तलवार प्रकट कर दी। माइकल ने गहरी भौहें चढ़ा ली। उसने युद्ध के अखाड़ों की ओर देखा और पाया कि किलियन ज़्यूस एक अधजले शरीर के सामने खड़ा है। ये थाओ का शरीर था। थाओ के शरीर में लगातार बिजली कड़क रही थी, जिससे वह लगातार जल रहा था। थाओ हिलने डुलने के लिए संघर्ष कर रहा था, किलियन की शक्ति से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। यहां तक कि उसकी लाल आभा, जो लाल विशालकाय आत्मा की शक्ति से युक्त थी, भी किलियन की उंगलियों से निकलने वाली बिजली को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। बिजली के बोल्ट गहरे बैंगनी रंग के थे और देखने में घातक लग रहे थे। माइकल को बिजली की चमक को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उसमें प्रवाहित की गई ऊर्जा की धाराओं को देखने के लिए अपनी ईगल आइज को सक्रिय करने की भी आवश्यकता नहीं थी। उलरान अखाड़े के वैद्य थाओ की ओर दौड़े, लेकिन किलियन द्वारा बिजली के झटके छोड़ने से पहले वे बरसेरकर का इलाज शुरू नहीं कर सके, अन्यथा उन्हें भी घातक चोटें लग सकती थीं। हालांकि वैद्य किलियन को रोकने के लिए उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़्यूस परिवार के उस युवा वंशज पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह अजीब तरह से शांत था और अपनी सोलट्रेड का इस्तेमाल करते हुए थाओ को अंदर से जलाता रहा। बरसेकर्स ने एक एक करके अपने हथियार प्रकट किए, जिसके बाद वॉरलॉक सेंटोस ने भी ऐसा ही किया। जरूरत पड़ने पर वे अपनी संयुक्त सेना के साथ किलियन पर हमला करने के लिए तैयार थे। मेखाज गुस्से और घृणा से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारे पास कोई सम्मान नहीं है, इंसान। किलियन ने बेपरवाह भाव से उसकी ओर देखा। उसने हल्के से कंधे उचकाए और जवाब दिया, जीवन मरण की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका जीवित रहना। आपकी जीत चाहे कितनी भी दुखद क्यों न हो, आपके दुश्मन की मौत और आपका खुद का जीवित रहना ही असल में मायने रखता है। इस बरसेरकर ने अपनी उपस्थिति मात्र से ही मेरा अपमान किया, इसलिए हमने थोड़ी देर तक अभ्यास किया।
मुझे कैसे पता चलता कि यहाँ अभ्यास का मतलब अनाड़ी लड़ाइयाँ होती हैं? मैंने सोचा था कि बरसेरकर और वॉरलॉक सेंटोर युद्ध में पली बड़ी जातियां हैं, जो युद्ध के मैदान में अपना खून बहाने और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हैं। अगर वह इतना अभिमानी है कि खुद आत्मसमर्पण नहीं कर सकता तो क्या उसे बख्श देना उचित होगा? जब तक वह आत्मसमर्पण नहीं कर देता मैं रुक जाऊंगा। माइकल को किलियन के शब्दों या कार्यों में पूरी तरह से कोई खामी नहीं दिखी। हालांकि किलियन ने यह कहकर पाखंड किया कि थाओ के आत्मसमर्पण करने पर वह रुक जाएगा। आखिरकार थाओ की वर्तमान स्थिति में आत्मसमर्पण करना संभव ही नहीं था। किलियन ने मेखास की ओर देखकर एक जीवंत मुस्कान दी। फिर उसने अपने एक अधीनस्थ की ओर इशारा किया जिसे माइकल ने पीटर ग्राम के रूप में पहचाना, जो सैफायलेक मिलिट्री अकादमी के चौथे वर्ष का तीसरा स्टार था। मेरे उस दोस्त को हरा दो और मैं इस मूर्ख बरसेरकर को माफ कर दूंगा। हार गए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उसका हुआ, उसने मेखास से कहा, जिसका चेहरा बिगड़ गया। उसका क्रोध और घृणा बेकाबू होती जा रही थी, इसलिए मेखास ने अपनी स्वाभाविक उग्र प्रवृत्ति से लड़ने की कोशिश भी नहीं की। उसने लड़ाई स्वीकार की और अपने आर्टिफैक्ट को बुलाकर युद्ध के मैदान में उतर गया। माइकल ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ घटते हुए देखा। वह थोड़ा अभिभूत था, लेकिन उसे लगा कि उसे कुछ करना ही होगा। लेकिन वह किलियन को रोकने के लिए बहुत कमजोर था और वह मेखास की जगह पर लड़ भी नहीं सकता था क्योंकि वह भी बहुत कमजोर था। फिलहाल माइकल के पास देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह अखाड़े के चारों ओर दबे पांव घूम रहा था। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। थोड़ा आत्मघाती है, लेकिन संभव है। शायद पीटर ग्राम और मेखास के बीच लड़ाई रिंग में प्रवेश करने के तुरंत बाद शुरू हो गई। मेखास ने एक अत्यंत लचीला धातु का कवच प्रकट किया जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। यह ऐसा प्रतीत होता था मानो धातु का एक ही टुकड़ा लगातार हिल रहा हो और वॉरलॉक सेंटोर के शरीर पर दूसरी त्वचा की तरह पूरी तरह से फिट होने के लिए खुद को समायोजित कर रहा हो। पीटर ग्राम ने कवच को देखकर भौहें सिकुड़ी। ये स्पष्ट रूप से मेखास का सोलट्रेट था। मेखास का अनुसरण करते हुए उसने अपनी आत्मा की शक्ति का प्रयोग किया और एक विशाल गदा प्रकट की जो उसके हाथों में भारी लग रही थी। गदा काली थी और उस पर गहरे लाल रंग की धारियां थी जो नसों जैसी दिखती थीं। ये गहरे लाल रंग की नसें गदा पर उभरे हुए गहरे लाल रंग के कांटों से जुड़ी हुई थीं। पीटर ग्रैम ने भारी गदा में कुछ ऊर्जा प्रवाहित की जिससे उसके हाथों में उसका वजन काफी कम हो गया। उसने तेजी से वार किए और धीरे धीरे उस वॉरलॉक सेंटोर की ओर बढ़ा जिसने अभी तक हमला शुरू नहीं किया था। जैसे ही पीटर ग्राम मेखास के निकट पहुंचा, वॉरलॉक सेंटोर ने अचानक हमला किया। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपने हाथों में 3 मीटर लंबा भाला प्रकट कर दिया। मेखास के चारों ओर भाला घूमता रहा, फिर उसने घातक सटीकता से वार किया। पीटर ने अपना शरीर मोड़ा और हमले को रोकने के लिए गदा उठा ली। उसने भाले के वार की दिशा को बहुत मामूली अंतर से मोड़ दिया। बस कुछ सेंटीमीटर के अंतर से भाले की धार बच गई। हमले के बाद उसका शरीर धीरे धीरे मेखास के करीब आया और अपने प्रतिद्वंदी के बचाव में मिले इस छोटे से अंतराल का फायदा उठाते हुए पीटर ग्राम ने हमला कर दिया। पीटर का गदा मेखास की छाती पर जोर से लगा जिससे वॉरलॉक सेंटोर के जीवित कवच में कंपन पैदा हो गई। पीटर को उम्मीद थी कि मेखास हमले से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन वॉरलॉक सेंटोर टस से मस नहीं हुआ। उसे पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा और न ही उसने गदा के जोरदार प्रहार पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई। किसी भी तीसरे स्तर के लॉर्ड ने पीटर के हमलों को इतनी आसानी से नहीं रोका था। उसका विनाश का गदा अब तक देखे गए सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक था। कोई भी कवच उसके हमलों को रोक नहीं सकता था, यहां तक कि आत्मा की विशेषताओं से प्रकट हुए कवच भी नहीं। हालांकि मेखास का लिविंग आर्मर अलग था। लिविंग आर्मर एक सोलट्रेट था जो शारीरिक और तात्विक दोनों प्रकार के प्रभाव की काफी मात्रा को अवशोषित कर लेता था। बचा हुआ प्रभाव लिविंग आर्मर के माध्यम से शरीर में समान रूप से वितरित हो जाता था, जिससे चोटें कम लगती थीं। सीधे हमले मेखास को सुन्न कर सकते थे, लेकिन उसे क्रूर बल से मारना लगभग असंभव था जब तक कि उसका जीवित कवच बरकरार था। पीटर ग्राम ने अपने प्रतिद्वंदी पर पहले हमले के बाद इस बात पर ध्यान दिया। मेखास बिना किसी परेशानी के लगातार चलता रहा। उसकी लय भी नहीं बिगड़ी। ऐसा लग रहा था मानो पीटर ने मेखास को धोखे से पहला वार करने के बजाय मेखास को गदा से वार करने दिया हो। माइकल ने भी रिंग के बाहर से यही देखा। वह फिलहाल रिंग में घूम रहा था और धीरे धीरे किलियन ज़्यूस की ओर बढ़ रहा था, जिसने थाओ के आधे जले हुए शरीर पर लगातार हमले करने के लिए अपनी सोलट्रेट का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया था। माइकल को पक्का पता नहीं था कि थाओ किलियन के हमलों को कब तक झेल पाएगा, लेकिन हालात अच्छे नहीं लग रहे थे। ये निश्चित था
माइकल ने ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसने काफी पहले ही ईगल आइज को सक्रिय कर लिया था ताकि किलियन के पास खड़े अन्य प्रतिभाशाली मानवों और युद्ध क्षेत्र पर नजर रख सके। पीटर और मेखास के बीच युद्ध समाप्त होते ही उलरान अखाड़े की स्थिति एक बार फिर बदल जाएगी। इससे पहले माइकल को थाओवा की मदद करनी थी। वह तनाव को और बढ़ने नहीं देना चाहता था। आखिरकार स्थिति पहले से ही इतनी खराब थी कि उलरान अखाड़े के बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस ने कभी भी अपने आर्टिफैक्ट्स वापस नहीं लिए थे। उनके हथियार अभी भी उनके हाथों में मजबूती से जकड़े हुए थे, किसी भी क्षण इस्तेमाल के लिए तैयार। बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस की नज़र में जिन इंसानों से उनका सामना हुआ था वे कुछ खास अच्छे नहीं थे। शायद माइकल ही एकमात्र कारण था जिसकी वजह से वे अपना बचाव कर रहे थे। एक बार जब उनका क्रोध और गुस्सा फूट पड़ता था तो अपने विरोधियों में अंतर करना आसान नहीं होता था, खासकर तब जब बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस की नज़र में अधिकतर इंसान एक जैसे ही दिखते थे। वे मनुष्य कद में छोटे और दुर्बल प्रतीत होते थे। ऐसा नहीं था कि उनमें से कुछ के 3 हाथ या 2 जोड़ी पैर हो जिससे उन्हें एक दूसरे से अलग पहचाना जा सके। केवल उनकी त्वचा और बालों का रंग थोड़ा अलग प्रतीत होता था। माइकल को उम्मीद थी कि बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस थोड़ा और धैर्य रख सकते हैं, बस थोड़ी देर और। जैसे जैसे माइकल रिंग में इधर उधर घूमता रहा, रिंग में लड़ाई और तेज होती गई। मेखास युद्ध के अखाड़े में फुर्ती से घूमता रहा और लगातार पीटर ग्राम की ओर भाले से वार करता रहा। पीटर को पीछे हटना पड़ा क्योंकि वह जादूगर सेंटोर की फुर्तीली चाल और भयंकर वारों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। पीटर की आंखें सिकुड़ गईं जब उसे एहसास हुआ कि मेखास महज एक शक्तिशाली जानवर नहीं, बल्कि भारी हथियारों से लैस, जबरदस्त गति और असाधारण शारीरिक शक्ति वाली घुड़सवार सेना थी। वह जानता था कि वॉरलॉक सेंटोर शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह केवल शारीरिक बल के मुकाबले हार जाएगा। उसकी आत्मा का सार विनाश का प्रतीक था और उसकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा तक बढ़ गई थी। उसके सभी आर्टिफैक्ट्स ने उसकी शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाया था। यहाँ तक कि उसकी आत्मा के सार ने उसके शरीर के परिष्करण के साथ साथ उसकी शारीरिक क्षमता को भी सुदृढ़ किया था। अब तक पीटर ग्राम को पूरा भरोसा था कि वह अपने विनाश के गदा के बिना भी बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस से आमने सामने की लड़ाई लड़ सकता है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं लग रहा था, या फिर उसका प्रतिद्वंदी बहुत ही ताकतवर था। आम लोगों के बीच एक अपवाद जिससे मुकाबला करने का दुर्भाग्य उसे झेलना पड़ा। गहरी सांस लेते हुए पीटर ग्राम की निचली भुजा चमकने लगी। इस चमक ने विनाश के गदा के हैंडल को घेर लिया, जिससे प्रकट हुए हथियार पर काफी प्रभाव पड़ा। कुछ सेकंड बाद चमक फीकी पड़ गई, जिससे पीटर ग्राम की निचली भुजा से जुड़ी हुई विनाश की गदा दिखाई दी। उसकी निचली भुजा और सोलट्रेट आपस में जुड़ गए थे, जिसके परिणामस्वरूप पीटर की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। गहरे लाल रंग की नसें पीटर की ऊपरी भुजा की ओर उभर आईं और उसे शिकंजे की तरह जकड़ लिया। इसके जवाब में पीटर ने दबी हुई कराह निकाली। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मेखास ने ये सब देखा, लेकिन उसने लड़ाई नहीं रोकी। इसके विपरीत उसके हमले और तेज हो गए। उसने पीटर के हाथों और पैरों पर कई घाव किए, जिससे वह मानव लौट पीछे की ओर धकेलने लगा, जब तक कि पीटर ने विनाश के गदा के साथ जुड़ने के बाद प्राप्त शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण हासिल नहीं कर लिया। जैसे ही लड़ाई की तीव्रता बढ़ी, माइकल को समझ आ गया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने अपने कदम तेज किए और किलियन के साथियों के समूह के बीच पहुंच गया। वे पूरी तरह से एकाग्रचित थे और माइकल पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को यथासंभव छिपा रखा था। किलियन और उसके अधीनस्थों ने युद्ध क्षेत्र पर ध्यान दिया और माइकल को तब देखा जब बहुत देर हो चुकी थी। माइकल अचानक किलियन ज़्यूस के बगल में प्रकट हुआ। उसने गहरी सांस ली और पौराणिक अंगूठी कलाकृति में संग्रहित संवर्धन शक्ति का उपयोग करते हुए, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक्सट्रैक्शन को सशक्त बनाया। माइकल के शरीर से एक ऊर्जा का गुंबद फूट पड़ा। यह तेजी से फैलते हुए किलियन ज़्यूस और थाओवा को पूरी तरह से घेर लिया। माइकल ने तब तक ऊर्जा के गुंबद का विस्तार करना बंद कर दिया जब तक कि उसके लक्षित सभी लोग उसमें समाहित नहीं हो गए। उसने हवा में व्याप्त सारी मूल ऊर्जा को सोख लिया ताकि ऊर्जा के गुंबद को और अधिक शक्ति मिल सके। इसके बाद माइकल ने थाओवा के चारों ओर और भीतर मौजूद बिजली की कड़ियों और बिजली की धाराओं में प्रवाहित मूल ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। उसने जो ऊर्जा निकाली वह माइकल के शरीर में समाहित हो गई, जहां उसने परिवर्तित मूल ऊर्जा को आत्मसात कर लिया। बिजली की ऊर्जा से उसे काफी झंझनाहट महसूस हुई, लेकिन माइकल ने उस अनुभूति को अनदेखा कर दिया। वह अपने आसपास और भीतर घटित हो रही हर चीज को नजरअंदाज करते हुए
बिजली की कड़ियों के भीतर मौजूद मूल ऊर्जा को आत्मसात और निकालता रहा। इस प्रकार माइकल को यह एहसास भी नहीं हुआ कि बिजली की ऊर्जा से उत्पन्न झुनझुनी उसे उत्तेजित कर रही थी। इसने उसे ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करने में सक्षम बनाया, जो काफी सहायक साबित हुआ क्योंकि इससे वह चेहरे पर मुक्का पड़ने से पहले हवा में फैल रही बिजली की धाराओं को नष्ट करने में कामयाब रहा। माइकल दर्द से कराहते जबड़े के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा तो उसे किलियन का क्रोधित चेहरा दिखाई दिया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था और वह उसके सामने खड़ा था। उसकी हथेली में बिजली की लपटें निकल रही थीं। मेरी बिजली को मत छूना कमीने गंवार, वह दहाड़ा, लेकिन माइकल न तो चौंका और न ही डरा। माइकल के चेहरे पर एक जीवंत मुस्कान खिल उठी। जिस दिन से मैं तुमसे मिला मुझे एहसास हो गया कि तुम एक सन की हो। देखो, मैं लोगों को समझने में काफी माहिर हूं। और तुम एकदम घटिया इंसान हो, लेकिन ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना? माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका ध्यान लगातार उस निष्कर्षण गुंबद पर केंद्रित था जिसने थावा के चारों ओर से बिजली की धाराओं को पूरी तरह से निकाल लिया था। इससे उपचारकों को तुरंत वहां पहुंचकर थावा को एक तरफ हटाने का मौका मिला और साथ ही उन्होंने बरसेरकर के घावों का उपचार करने के लिए कई उपचारक सोलट्रेट्स का प्रयोग किया। चिकित्सकों द्वारा किए गए कार्यों को देखकर किलियन ज़्यूस ने गहरी भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह क्रोध से लबरेज चेहरे के साथ माइकल की ओर मुड़ गया। बिजली की कड़क ने किलियन की पूरी बांह को ढक लिया था। माइकल जानता था कि वह किलियन से लड़ने से बच नहीं सकता, लेकिन ऐसा करना आत्मघाती होता। भागने से पहले वह पिछले कुछ सेकंड में एकत्रित की गई अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करके एक विशालकाय हिमखंड बनाने के लिए तैयार था। हालांकि ऐसा करना जरूरी नहीं लग रहा था क्योंकि माइकल को अपने पीछे से कुछ महसूस हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अगले ही पल उलरान अखाड़े पर भारी दबाव छा गया। किलियन की भुजाओं के साथ कड़कती बिजली थम गई और विनाश का गदा और जीवित कवच दोनों गायब हो गए। किलियन का चेहरा पीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, जबकि माइकल को कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उस भारी दबाव का उन पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार वह दबाव सीधे उन पर लक्षित नहीं था। माइकल ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उलरान अखाड़े के प्रवेश द्वार पर कोई प्रकट हो गया था। जैसे ही माइकल ने उस आकृति को देखा, उसके माथे पर गहरी शिकन आ गई। उसी समय बरसेरकस जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए, जबकि वॉलॉक सेंटोस ने भी गहरा प्रणाम किया। सरदार, वे सब एक साथ चिल्लाए। इसी बीच माइकल के चेहरे पर शिकन और गहरी हो गई। अखाड़े के प्रवेश द्वार पर खड़ा यह व्यक्ति वह सरदार जिसके सामने वे झुक रहे थे, माइकल के लिए काफी जाना पहचाना व्यक्ति था। वह लाइब्रेरियन था। सरदार, दिन के अंत में उलरान अखाड़े में तनावपूर्ण स्थिति का समाधान काफी आसानी से हो गया। बरसेकर जाति का सरदार अखाड़े में प्रकट हुआ और कुछ भी बुरा होने से पहले ही हस्तक्षेप कर दिया। उसने मनुष्यों को रोकने और मेखाज और पीटरग्राम के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए अपना दबाव कम कर दिया। तुम जरूर ज़्यूस के वंशज होगे, सरदार, जिसे माइकल लाइब्रेरियन के नाम से भी जानता था, ने अपने चेहरे के भावों में कोई बदलाव किए बिना किलियन को संबोधित किया। सरदार बेहद शांत था और उसके चेहरे से उसके मन में चल रहे विचारों को पढ़ना असंभव था। वो मैं ही हूं, किलियन ने गहरी सांसें लेते हुए जवाब दिया। सरदार की उपस्थिति का बोझ अब भी किलियन पर भारी पड़ रहा था, जिससे उसकी गतिविधियां काफी हद तक सीमित हो गई थीं। अखाड़ा छोड़कर होटल में तब तक रहो जब तक युद्ध शुरू न हो जाए, सरदार ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में आदेश दिया। किलियन कुछ कहना चाहता था, लेकिन इस समय बोलने में उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। उसका दिमाग विचारों को समेटने में असमर्थ था और उसकी नाक से खून टपक रहा था। फिर भी उसकी हालत अपने उन साथियों से बेहतर थी जो कान, नाक और आंखों से खून बहते हुए जमीन पर गिर पड़े थे। हम चले जाएंगे, बस अपनी उपस्थिति वापस ले लो। किलियन अनिच्छा से सहमत हो गया। उसके मन में उमड़ता गुस्सा भयंकर आग की तरह था, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती दबा लिया। सरदार का सामना करना किलियन की क्षमता से परे था, कम से कम अभी तो नहीं। उलरान अखाड़े को घेरे हुए दबाव कम हो गया, जिससे आखिरकार किलियन और उसके साथी मुक्त हो गए। किलियन जमीन से उठा। उसने माइकल को घूर कर देखा क्योंकि वह सरदार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। दया की भीख मांगो, विनती करो कि युद्ध के दौरान तुम्हारा सामना मुझसे या मेरे लोगों से न हो, अन्यथा तुम्हें अपन करके पिंजरे में बंद करके वापस भेज दिया जाएगा, ठीक उस चूहे की तरह जो तुम हो, उसने शाप देते हुए कहा।
माइकल ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन उसे अपनी ताकत कम करने और किलियन ज़्यूस के बराबर आने के लिए खुद को रोकना उचित नहीं लगा। माइकल ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। किलियन और उसके साथी जमीन से उठे और उलरान अखाड़े से बाहर निकल गए। उनके बगल से गुजरते समय उन्होंने सरदार की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। क्या मुझे इतना ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि दूसरे मुझे नीचा देखना बंद कर दें? माइकल ने ये देखकर सोचा कि बरसेरकर सरदार ने कितनी आसानी से मानव जाति के सबसे शक्तिशाली परिवारों के कुछ वंशजों को दबा दिया था। किलियन और बाकी लोग अभी युवा थे और आने वाले कुछ वर्षों में तेजी से बड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वे शक्तिशाली और बेहद प्रभावशाली परिवारों के वंशज थे। बरसेरकर सरदार की तरह उन्हें आसानी से दबा पाना माइकल के लिए अपनी वर्तमान शक्ति के साथ सिर्फ एक सपना ही हो सकता था। सरदार ने एक छोटी सी किताब उठाई। उसने कुछ पन्ने पलटे और कुछ लिखा, फिर थाओ की ओर देखा। माइकल से नजर हटते ही वह थम गया। उसकी आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आपको भी वापस लौटना चाहिए। माइकल ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वह सिर्फ कल्पना कर रहा था या सरदार सच में निराश था? खैर, माइकल भी निराश था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन क्या युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली जागृतों के बीच लड़ाई होना आम बात नहीं थी? हर कोई खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था, लेकिन अंत में उसका सामना ऐसे व्यक्ति से होता था जिसे उससे कहीं ज्यादा फायदा होता था। लड़ाई झगड़े आम बात थी। दुर्भाग्य से किलियन ज़्यूस ने जिस तरह से स्थिति को संभाला, उससे ये लड़ाई सामान्य नहीं रह गई। ये सभी बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस के लिए एक स्पष्ट उकसावा और चेतावनी थी। इसी बात से सरदार निराश हो गया था। स्थिति को समझने के बाद माइकल ने सिर हिलाया। उसने पीछे मुड़कर थाओवा को देखा, जिसका शरीर पूरी तरह से पुनर्जीवित हो चुका था। थाओवा को अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था और कई मिनट तक उसके शरीर में उच्च वोल्टेज बिजली के झटके लगने के बाद के प्रभावों से वह थोड़ा प्रभावित था, लेकिन वह बच जाएगा और बिना किसी स्थायी क्षति के ठीक हो जाएगा। माइकल प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ा और जैसे ही वह जाने वाला था, तभी मेखास की आवाज अखाड़े में गूंज उठी। अगर मैं कुछ कहूं, सरदार। मेखास ने सरदार के उसकी ओर देखने का इंतजार किए बिना ही बोलना शुरू किया, मुझे उम्मीद है कि आप माइकल को हमारे साथ प्रशिक्षण लेने देंगे। माइकल के पास खड़े कुछ बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस ने एकमत होकर सिर हिलाया। थाओवा ने भी कहा, मैं मेखास से सहमत हूं। सरदार थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई माइकल के पक्ष में बोलेगा। सबसे पहले तो उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि माइकल ज़्यूस परिवार के वंशजों के साथ उलरान अखाड़े में क्या कर रहा है। 2 दिन पहले उसकी मुलाकात पुस्तकालय में हुई थी और उनकी बातचीत से उसे माइकल के व्यक्तित्व के बारे में कुछ समझ आई थी। माइकल का किलियन ज़्यूस और उसके साथियों जैसे लोगों के साथ काम करना कल्पना से परे था। उनके व्यक्तित्वों में अक्सर टकराव होता। फिर भी सरदार ने माइकल के बारे में अपनी निजी राय को एक तरफ रख दिया और मेखास की ओर रुख किया। उन्हें अभी भी स्थिति की पूरी समझ हासिल करनी थी। तुम माइकल को यहाँ क्यों रखना चाहते हो? मुझे उम्मीद थी कि इस मुठभेड़ के बाद तुम अपने आसपास किसी और इंसान को नहीं चाहोगे, सरदार ने जानबूझकर इंसान और मुठभेड़ शब्दों पर जोर देते हुए कहा। माइकल एक अच्छा इंसान है। हम उससे पहले मिल चुके हैं और उसने मेरा सम्मान अर्जित किया है, मेखास ने कहना शुरू किया, लेकिन थाओ ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैंने माइकल से लड़ाई की है और मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। वह इस बिजली के अजूबे जैसा नहीं है। मेखास ने थाओवा को बीच में टोकने के लिए उसकी ओर भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने सरदार की ओर सिर हिलाकर इशारा किया और फिर अपनी बात जारी रखी। हम में से अधिकांश के पास सोलर ट्रेट्स हैं जो शारीरिक शक्ति में वृद्धि, सामर्थ्य संवर्धन, आभा निर्माण और शस्त्र प्रकटीकरण से निकटता से जुड़े हैं। हमारे पास मानसिक आक्रमण करने वाला कोई नहीं है, न ही एलिमेंटल प्रकार के सोलर ट्रेट्स वाले बहुत से जागृत प्राणी हैं। दूसरी ओर माइकल के पास सब कुछ है। हमें उसकी आवश्यकता है, अन्यथा युद्ध शुरू होने से पहले हमें अपनी समस्याओं को खोजने, अपनी कमजोरियों के अनुरूप ढलने और उन्हें ठीक करने में बहुत कठिनाई होगी। पीटर ग्रैम से लड़ना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसे हराना थोड़ा मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं। अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके मैं उसे हरा सकता था, लेकिन ये किलियन ज़्यूस और उसकी बिजली की किरणें अलग हैं। मेरा जीवित कवच उन्हें कमजोर तो कर सकता है, पर बिजली की किरणें आसानी से मेरे कवच को भेद सकती हैं, जिससे हमारी ज्यादातर सुरक्षा बेकार हो जाती है। उसकी आत्मा की विशेषताएं और युद्ध शैली हमारी शैली से अलग है। और क्या ये नौजवान तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकता है? सरदार ने पूछा। तभी माइकल ने मेखास से एक और सवाल पूछ लिया।
आपको कैसे पता चला कि मुझमें एक ऐसा सोल ट्रेट है जो आपके दिमाग को प्रभावित करता है? उसने स्पिरिट विप को छिपाने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन माइकल को याद नहीं आ रहा था कि उसने उलरान एरेना में थाओ या किसी और पर स्पिरिट विप का इस्तेमाल किया हो। मेखाज ने उसकी ओर देखा, बस मुस्कुराया, बिना कुछ कहे। माइकल ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए, मानो आंख को दबा रहा हो। क्या मैंने अभी अभी खुद को उजागर किया, या उसे पहले से ही पता था? इसी बीच थाओ ने सरदार के सवालों पर गंभीर भाव से सिर हिलाया। यहां तक कि अन्य बरसेरकर्स और वॉरलॉक्स सेंटोर्स, जिन्होंने माइकल और थाओ के बीच की लड़ाई देखी थी, उन्होंने भी सहमति में सिर हिलाया। अगर कोई उन्हें लंबी दूरी की सोलट्रेट्स और एलिमेंटल सोलट्रेट्स के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकता था, तो वह माइकल ही था। वह भले ही टियर 3 लॉर्ड न हो, लेकिन उसके पास विभिन्न युद्ध शैलियों के बीच स्विच करने के लिए पर्याप्त सोलट्रेट्स थे। माइकल जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल था, और उसे मदद के लिए मनाना तो और भी मुश्किल। आखिर कई जातियां एक ही गठबंधन में होने के बावजूद एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी मानती थीं। किसी न किसी तरह की प्रतिस्पर्धा हर जगह मौजूद थी। सौभाग्यवश माइकल को सहयोगियों के बीच प्रतिस्पर्धा जैसी सामान्य बातों की परवाह नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी होना और सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धा अच्छी बात थी, लेकिन वह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए दूसरों से नफरत करने की हद तक नहीं जाता था। सभी को माइकल के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए सहमत देखकर सरदार अपनी हैरानी छिपा नहीं सका। उसने माइकल के बारे में पहले थोड़ा बहुत पता लगाया था, लेकिन गहन जांच पड़ताल शुरू करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। माइकल तो बस मानव जाति का एक युवा जागृत प्राणी था, और उसके ध्यान देने लायक नहीं था। माइकल के पास मौजूद सामान भी सरदार की दिलचस्पी जगाने के लिए काफी नहीं था। वह पुस्तकालय के काम और युद्ध विनिमय की तैयारियों में काफी व्यस्त था। हालांकि अब जब उसने दर्जनों बरसेरकर्स और वॉरलॉक सैंटोस को माइकल के प्रति सम्मान दिखाते देखा, तो उसकी राय काफी बदल गई। मानव फ्लेचलिंग्स के लिए योद्धा का दर्जा हासिल करना मुश्किल नहीं था, लेकिन एक चैंपियन, एक पूर्व चैंपियन और दर्जनों योद्धाओं का सम्मान अर्जित करना इतना आसान नहीं था। ये बिल्कुल अलग बात थी। सरदार की जिज्ञासा और बढ़ गई, और उसने मन ही मन सेफाइलेक मिलिट्री अकादमी से माइकल का डेटा प्राप्त करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया। माइकल ने सरदार के चेहरे के भाव में आए सूक्ष्म बदलाव को देखा और तुरंत हस्तक्षेप किया। मैं बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस की शारीरिक विशेषताओं और सहज प्रवृत्ति पर आधारित युद्ध शैलियों के बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। इससे मुझे बैटल एक्सचेंज में और भविष्य में समान विशेषताओं वाली जातियों के खिलाफ होने वाली मुठभेड़ों में बहुत मदद मिलेगी, चाहे वह फ्लैग वॉर हो या ओरिजिन एक्सपेंस। मेखाज और थाओ की मदद करके मुझे भी बहुत लाभ होगा। यह एक उचित सौदा है। झंडा युद्ध में तुम्हारा सामना हर तरह के दुश्मनों से होगा। टेकोर एक तटस्थ जाति है जो हर तरह के सोलट्रेट्स को जागृत कर सकती है। एक बार जब उनका वॉर रून प्रकट हो जाता है और उनका सोलट्रेट जागृत हो जाता है, तो वे अपना पूरा ध्यान अपने सोलट्रेट्स के इर्द गिर्द एक मजबूत नींव बनाने पर केंद्रित कर देते हैं। लेकिन ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि इससे वे और भी शक्तिशाली और खतरनाक बन जाते हैं। आखिरकार उनकी तकनीकें हमारी तकनीकों से कहीं अधिक उन्नत हैं। अंतरआयामी झंडा युद्ध तो बस युवा पीढ़ी के लिए युद्ध का अनुभव प्राप्त करने का एक मैदान मात्र है। वे अपने प्रतिभाशाली योद्धाओं को भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि झंडा युद्ध में उनकी कोई रुचि नहीं है। सरदार ने माइकल को कुछ ऐसी जानकारी देते हुए समझाया जो उसे पहले से पता नहीं थी। पुस्तकालय में पहली बार मिले बरसेकर को देखकर माइकल को लगा कि लाइब्रेरियन का रवैया एक बार फिर बदल गया है। पुस्तकालय में अत्यधिक बातूनी होने से लेकर अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करने और फिर से अपने बातूनी स्वभाव में लौटने तक, उसे उसके व्यवहार में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे थे। फिर भी कुछ तो अलग था। क्या माइकल को जिज्ञासा महसूस हुई? उसे पक्का पता नहीं था। तो फिर जो चाहो करो, बस कोई गड़बड़ मत खड़ी करो। मैं युद्ध शुरू होने से पहले और कोई समस्या नहीं चाहता, सरदार ने बिना कुछ और कहे जाने से पहले कहा। वह जितनी अचानक प्रकट हुआ था, उतनी ही अचानक गायब भी हो गया। माइकल सरदार को किलियन और उसके समूह को बाकी लोगों से अलग करने और विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए धन्यवाद भी नहीं दे सका। सरदार के चले जाने के बाद माइकल और बरसेरकस तथा वॉरलॉक सेंटोस ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया। अगले 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। माइकल को मुश्किल से ही नींद आए। वह या तो उलरान अखाड़े में प्रशिक्षण ले रहा होता था, या फिर आराम करता और उत्पत्ति विस्तार में कुछ मिनट विश्राम करके सीखी हुई भाषा को समझने की कोशिश करता। फिर वह अपने शरीर को निखारने की तकनीक का अभ्यास करता, ऊर्जा अवशोषण तकनीक में अपनी महारत को बढ़ाता और मन को निखारने की अपनी क्षमता में निरंतर प्रगति करता रहा।
बर्सेकर्स और वॉरलॉक सैंटोस के साथ अभ्यास करने से उन्हें तेजी से सुधार करने में बहुत मदद मिली। इससे न केवल उन्हें बर्सेकर्स और वॉरलॉक सैंटोस की बेहतर समझ मिली, बल्कि उन्होंने उनकी नस्लीय विशेषताओं, उनकी ताकत और कमजोरियों को भी समझा। अंत में माइकल को बर्सेकर्स और वॉरलॉक सैंटोस से लड़ते हुए भारी दबाव में रहने से सबसे अधिक लाभ हुआ। इस दबाव ने उसे अपनी सोलो ट्रेड्स में महारत हासिल करने और अपनी दक्षता बढ़ाने में मदद की। 5 दिनों के भीतर माइकल काफी मजबूत हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि वह धीरे धीरे खुद को बेहतर बना रहा है और बैटल एक्सचेंज के लिए तैयार हो रहा है। नहीं, वह बैटल एक्सचेंज के लिए बिल्कुल तैयार था। लेखक का नोट: मैं हूं इस कहानी का लेखक। मुझे उम्मीद है कि आपको सुप्रीम लॉर्ड पढ़ने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना मुझे इसे लिखने में। यह मेरे लिए एक कठिन सफर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब तक मैं एक मनोरंजक कहानी पेश कर पाया हूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि कहानी कैसी चल रही है या इसमें कोई बड़ी खामी है जिसे जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा मिला है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो बेझिझक उसे कमेंट में लिखें और मुझे बताएं। मैं आपकी मदद से ही कहानी को बेहतर बना सकता हूं। डी। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।